हाँ दीदी। At the beginning of this earth there was absolute silence. जब इस पृथ्वी की शुरुआत हुई तो वहां तो बिल्कुल शांत शांत था, कुछ भी नहीं था. There was no living beings or even plants. कोई plants भी नहीं थे और कोई living being भी नहीं. This condition continued for hundreds of millions of years until the earth was properly formed. Then a phase came when rain and storm started, and by a gradual process, life emerged. As a result of the rain, carbon atoms got infused with vital energy, Pran Shakti. Carbon atoms, along with protoplasmic clash and cohesion, form this vital energy. और यहाँ तक हम तो देख रहे हैं कि कैसे प्राण शक्ति आई. उसके बाद हम वाटर वाज एन एसेंशियल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्लानेट. प्लानेट के इवोल्यूशन में ही जो पानी है जिसको वाटर कहते हैं हम, और जिसको केमिकल फॉर्म में H2O कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल हो, जो केमिस्ट्री के फॉर्म में लोग समझते हैं. तो ये एक एसेंशियल फैक्टर है प्लैनेट के इवोल्यूशन के लिए ही. एंड नाउ इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द प्लैनेट एज अ होल. मनुष्यों के लिए भी आवश्यक है, जानवरों के लिए भी, पौधों के लिए भी, और पूरे प्लैनेट के लिए भी एज अ होल. इट इज if it does not rain anywhere on earth for only 1 year, all life on the planet will be destroyed. बरसात का क्या इंपॉर्टेंस है, श्री प्रिया सरकार कहते हैं कि अगर 1 साल बारिश नहीं हो तो जिस प्लानेट पे जितनी भी लाइफ है सब खत्म हो जाएंगी. दिस इज बिकॉज ऑल क्रिएचर फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स टू द लार्जेस्ट एनिमल्स नीड वाटर. छोटे से बड़े सभी जीव को पानी की आवश्यकता होती है. इफ देयर इज नो वाटर, फर्स्ट द स्मॉल क्रिएचर्स विल डाई. पहले छोटे जीव जंतु मरेंगे, देन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द प्लैनेट विल बी लॉस्ट. नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग will also die and soon the earth will become a barren wasteland. अगर पानी नहीं रहेगा तो पहले छोटे छोटे जीव जंतु मरेंगे, उसके बाद इकोलॉजिकल इनबैलेंस होगा और फिर बड़े जीव भी खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डूम्स डे श्री प्रभात रंजन सरकार बोली है, ऐसा कोई डूम्स डे नहीं आने वाला है. इससे पहले अगर इंसान प्रयास करेगा, कलेक्टिव प्रयास करेगा, तो वो वाटर कंजर्वेशन का अगर प्रयास करे तो वो सब कुछ को बचा के रख सकता है, पूरे ह्यूमैनिटी को बचा सकता है. इसके लिए क्या क्या किए जाने चाहिए इस पर भी उन्होंने चर्चा की है. लेकिन जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन इस तरह से देना इसलिए जरूरी समझा गया क्योंकि बहुत लोग इसके महत्व को समझते नहीं है. पानी का क्या इंपॉर्टेंस है, जल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे पीने और स्नान करने के लिए नहीं, पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए इसकी आवश्यकता है. और अभी के समय में हम देखते हैं कि वाटर क्राइसिस ये ग्लोबल है. इसके सॉल्यूशन के पार्ट्स पे भी जब चर्चा होगी तो वहां हम देखेंगे कि वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहने के लिए नहीं बोलते हैं, बारिश के पानी का कैसे संरक्षण किया जाए इस पर भी उन्होंने बहुत डिटेल रूप से बताया है. और इसी पे वर्क करने की जरूरत है और इस पे अवेयरनेस लाने की जरूरत है. ग्राउंड वाटर तो तभी बचेगा जो बारिश के पानी को संरक्षण किया जाएगा. इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि डेजर्ट कैसे उपयोगी है, डेजर्ट को बढ़ाना, का ये क्लेयर्स पे पेड़ लगाना, ये सब तो है ही, लेकिन डेजर्ट जहाँ होते हैं अगर वहां पे लो प्रेशर एरिया बनता है तो बगल में समुद्र है तो वहां के हाई प्रेशर एरिया से जब एयर आता है उसमें ह्यूमिडिटी होती है तो उससे बारिश भी होती है. उन्होंने ये भी बताया है कि डेजर्ट पे बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि किसी भी काम की नहीं है, उनका भी अपना एक रोल है. इन द नियर फ्यूचर ग्लोबल वाटर क्राइसिस पे हम आगे जब देखते हैं तो उनके इन द नियर फ्यूचर देयर विल बी ए सीवियर क्राइसिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Many large rivers like the Ganga, the Yamuna, and the Thames are already very polluted. People cannot drink this water, and if they even wash their hands in it, they become infected. The only solution is to rely on rain water. तो नदी का पानी इतना दूषित हो जाएगा और हो चुका है कि अगर आप उससे हाथ भी धोएंगे तो आपका हाथ इन्फेक्टेड हो जाएगा. इसलिए लोगों को पीपल कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, वो तो पी तो नहीं सकते हैं, तो अब क्या करना होगा, इफ दे इवन वॉश देयर हैंड्स इन इट they can become infected. The only solution is to rely on रेन वाटर. तो अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि हम रेन वाटर पर की तरफ बढ़े, उस पर रिलाई करें और उसको कैसे प्रिजर्व करें. वी मस्ट कलेक्ट द रेन वाटर, डेवलप द साइंस ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल रेन थ्रू द हीलियम और एनी अदर प्रोसेस. एक तो हीलियम से भी बारिश कराई जा सकती है आर्टिफिशियल रेन, और भी प्रोसेस अगर रिसर्च किए जाए तो उसमें भी ह्यूमन सक्सेसफुल होगा, उन्होंने ये भी बताया है. एंड ब्रिंग द क्लाउड्स विथ रेन ओवर द ओशियन ऑन टू द लैंड.
कैसे समुद्र की तरफ से इसको जमीन की तरफ लाया जाए, इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है। कंस्ट्रक्टिंग मोर डीप ट्यूबवेल्स इज नॉट द आंसर। आजकल लोग क्या करते हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है इसलिए तरह तरह के सबमर्सिबल तरह तरह से उसको निकालने का प्रयास करते हैं, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वो तो और भी पानी नीचे चला जाएगा जब तक कि उसको हम रिस्टोर नहीं करने का उपाय करते हैं। रादर वी मस्ट कैच रेन वाटर वेयर इट फॉल्स। Many ponds, canals, dams, lakes, and reservoirs should be immediately constructed to catch the rainwater and store it for drinking water. This is the only way out of water crisis that will confront humanity in the very near future. मीरा दीदी अभी और कोई हैंड रेस कर रहे हैं? अगर कोई है तो मैं उनको लेना चाहूंगी। दीदी कोई किसी का हैंड रेस तो नहीं आया है। हमारे बीच में प्रभा अग्रवाल दीदी हैं, तो अगर वो कुछ शेयर करना चाहती हैं तो। जी प्रभा अग्रवाल दीदी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप जरूर 2 शब्द अपनी तरफ से रखें। प्रभा अग्रवाल दीदी बहुत विदुषी महिला हैं, वो अगर 2 शब्द रखेंगी तो हम लोग, और उनके शब्द इतने मधुर होते हैं कि सुनने में कानों को भी सुकून मिलता है, इससे 2 शब्द वो जरूर बोले। आई थिंक दीदी शायद बिजी हैं। श्वेता आचार्य दीदी हैं हमारे बीच में। श्वेता आचार्य दीदी, मैं आपको, वेद प्रकाश हैं, सुषमा है। पहले श्वेता आचार्य दीदी को देख लेते हैं। श्वेता आचार्य दीदी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और इस वाटर कंजर्वेशन के बारे में आप कुछ अपना जो आपके अपने विचार हैं वो भी दे सकते हैं, या अगर आपने प्राउड को पढ़ा है, प्राउड से संबंधित विचार है, आप उसको भी रख सकती हैं। कृपया दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार दीदी, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। मैं आप लोग का सुन रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। आप लोग दूसरे से देखिए, क्योंकि बाबा का बर्थडे के लिए यहाँ मीटिंग हो रहा है ना, तो मैं यहाँ बैठ के सुन रही हूँ, बोल नहीं सकती, अभी बिजी हूँ। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका जवाब देने। दीदी जब तक कोई और नहीं आता है, मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। वाटर हमारे बीच में बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे जीवन के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए। आप देखेंगे अगर 2 दिन के लिए भी या फिर 1 दिन में भी अगर हमारे घरों में पानी अगर नहीं आता है, किसी कारणवश वाटर सप्लाई नहीं आता है, तो क्या क्रिटिकल कंडीशन के थ्रू हम लोग गुजरते हैं, ये हम लोग आई थिंक कभी ना कभी हम लोगों ने अनुभूति किया होगा या फिर फील इस परिस्थिति के से गुजरे होंगे। हर साल गर्मियों के दिन में जब आता है तो हम लोगों ने देखा है कि ग्राउंड लेवल वाटर इतना नीचे चला जाता है, और इवन विलेज में किसी महाराष्ट्र के कितने गांव में तो ये हालत होती है कि कितने दूर से उनको पानी लेकर के लेने जाना पड़ता है। और इवन किसी गांव में तो लोग अपनी बेटियों को ये सुन करके विवाह करने के लिए नहीं देते हैं कि यहाँ पानी की क्राइसिस है, तो मैं इस गांव में अपनी बेटी को नहीं दूंगी क्योंकि इसको घंटों चल करके पानी लाना पड़ेगा। तो ये क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग ग्राउंड लेवल वाटर को हम लोग हैंड पंप या फिर मोटर लगा करके खींच रहे हैं, और धीरे धीरे ग्राउंड लेवल वाटर डाउन जाता जा रहा है। और हम लोग रेन वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि रेन वाटर को कैसे बचाया जाए। इवन अगर आप देखेंगी तो जगह जगह पे हम लोग जो लैंड है उसको ब्यूटिफिक इस तरह की चीजें हम लोगों ने लगा करके मिट्टी वाला एरिया डेड होती जा रही हैं। गंगा जमुना, अगर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से जब भी मैं नोएडा या कहीं मैं जाती हूँ एक्सप्रेसवे, और जब भी मेरी यमुना की तरफ ध्यान जाती है तो बहुत ही दुख होता है कि इस नदी का में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके पाइप्स वगैरह कनेक्ट किए गए हैं,
और उसके कारण आज वाटर लेवल वहाँ का जो पानी है, जो यमुना का जो पानी है, वो पीने के लायक नहीं है। इवन उसको कार्सिनोजेनिक बताया जाता है, क्योंकि वो इतना डेंजरस है, इतना भयानक है। एज पीआर सरकार, जैसा कि आपने आज आर्टिकल भेजा था और मैंने पढ़ा कि कुछ पानी ऐसी हो गई है कि उसमें अगर हम हैंड वॉश करें तो वो हमारे हाथ को इन्फेक्शन करते हैं। उसी से आप देख रही हैं बीमारियां जो बढ़ रही हैं। इवन दिल्ली जैसे शहर में उसके आसपास के वहां जा करके वेजिटेबल, सब्जियां, लीफी वेजिटेबल को अगर उसमें से वॉश करके और जब यहाँ लाया जाता है, और हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं होता है कि हम इसमें कितने पॉइजन को अपने साथ, अपने फूड के साथ ले रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर सबका ध्यान जाना जरूरी है। इवन हमारे घर में नल लगा हुआ है, तो इस सारी चीजों पे भी हम अपने बच्चों को गाइडलाइन दें कि नल एक भी बूंद कहीं पानी हो तो उसको बंद किया जाए। इवन जो हमारे यहाँ आजकल जो वाटर प्यूरिफायर है, वो भी 50% से ज्यादा पानी को थ्रो करते हैं। इस तरह के वाटर प्यूरिफायर की भी हमें जरूरत नहीं है। हमें जैसा कि वर्तिका दीदी हम लोगों को सेशन दे चुकी थी, और उन्होंने बताया था कि इसको सिर्फ लैब के यूज के लिए इस तरह का जो वाटर प्यूरिफायर है उसकी जरूरत होती है। डे टू डे पानी पीने में इवन मिनरल को वो मैक्सिमम लॉस हो जाता है, वो हमारे सेहत के लिए नहीं अच्छा है। तो बहुत और भी बहुत ऐसे पॉइंट है जो कि हम लोग देख रहे हैं, और हम सब आंख बंद करके सोचते हैं कि मुझे पानी मिल रहा है, हमें ये कभी खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग हम लोग समझते हैं। प्रकृति हमें दे रही है, लेकिन उसका अगर महत्व हम आज नहीं समझेंगे तो बहुत ही बुरा परिणाम भविष्य में हमें झेलना पड़ेगा। अभी अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है। अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें अपने टेरिस से, बहुत ही सिंपल, वर्तिका दीदी ने बहुत ही सिंपल और बहुत ही चीप, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, अपने पहले टेरिस को बारिश आने से पहले उन्होंने बोला था कि क्लीन करवाना है, उसको पाइप से कनेक्ट करना है, और नीचे ग्राउंड पे एक गड्ढा जैसा बना करके और उसमें स्टोन्स वगैरह डाल करके, और उसके साथ पाइप को एक मोटर के साथ कनेक्ट, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक वर्तिका दीदी आज उनका कहीं और सेशन है, बट सी विल ट्राई थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे हम लोगों को गाइडलाइन देने के लिए। तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जैसा कि पीआर सरकार ने भी बोला है कि ऐसे प्लांट का लगाना जो कि हमारे रेन वाटर को अपने रूट के साथ वो रख लेते हैं, जैसे कि पलास, ये है इसको बोलते हैं सैपिया बोलते हैं। आई थिंक उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। प्रभा अग्रवाल दीदी अगर आपको याद होगा तो इसका कॉटन का जो पलास ट्री होता है, उसके रूट में इतनी पावर होती है सिमल रुई, सेमल प्लांट है। उसके बारे में भी वर्तिका दीदी, जो कि उन्होंने इस पे रिसर्च किया है, और वाटर हार्वेस्टिंग पे भी उनका रिसर्च, वाटर रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाए, तो सेमल प्लांट के बारे में उन्होंने बताया था कि इसे इतना ज्यादा हमें लगाना चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, रेन वाटर को अर्थ के नीचे है, वो जब बारिश होती है तो सक करता है, और जब ड्राई होता है वेदर तो उस समय वो प्लांट को मॉइस्चर देने का काम करता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो कि मेरा अभी ध्यान है। मैं फर्स्ट राउंड में इतना ही बोलना चाहती हूँ, आगे मैं दूसरे स्पीकर का सुनना चाहूंगी। थैंक यू पूनम दीदी फॉर गिविंग। थैंक यू सो मच मीरा दीदी। और मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा इस आर्टिकल से थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी, उसके बाद हम लोग और एक्सपर्ट्स को लेंगे। जैसे एफॉरेस्टेशन है, जो जंगलों की कटाई होती है, उसके कारण भी वाटर क्राइसिस है। द बैंक ऑफ ऑल, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। अभी ठीक है दीदी? हाँ जी। अभी जो दीदी बता रही थी उसका वो भी इसी पैरा में उसने बहुत कुछ उससे रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे एफॉरेस्टेशन शुड बी कैरीड आउट ऑन द
banks of ponds, canals, dams, lakes, नहीं rivers दीदी and अभी भी क्लियर नहीं है, सॉरी अभी भी क्लियर नहीं है दीदी, बहुत आवाज आ रही है, हाँ कुछ साउंड आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी जी दीदी यहाँ कोई साउंड नहीं है, जो भी है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आवाज आ रही है दीदी, आवाज आ रही है दीदी? दीदी थोड़ा सा साउंड क्रैकिंग, हल्का साउंड आ रहा है, अभी बोलिए आप। थोड़ा नेटवर्क इशू है दीदी, क्योंकि यहाँ कोई आवाज है। अभी आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर है, बट तब तक हम लोग किसी और को ले लेते हैं दीदी। दीदी तब तक मैं एक छोटी कहानी बताती हूँ। हाँ जी बिल्कुल बाबा की जी। बाबा एक दिन किसी से सुना है मैंने कि बाबा जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक नल से पानी गिर रहा है, इट इज नॉट फ्लोइंग बट वो टपक रहा है। तो बाबा तुरंत अपने घर वापस गए और वहां से, क्योंकि वो किसी भी तरह से बंद नहीं हो रहा था, तो बाबा घर वापस गए और छोटा सा कपड़ा का पीस लेके आए और उसके अंदर डाल के उसको किसी तरह से बंद किया। किसी को जरूरत नहीं है, कोई भी पासरबाई देख के चले जाते हैं, लेकिन बाबा उससे हमको सबको इतना बड़ा सीख दे रहे हैं कि ये है नेचुरल वेस्ट हमको नहीं करना है और कैसे पानी को कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। जब बाबा ही ये करें हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसको बहुत बारीकी से समझें और इसको उसी तरह से फॉलो करें। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच दीदी। अब मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? दीदी आवाज आ रही है, लेकिन आवाज में है ना क्लैरिटी नहीं है। ओके, फिर मीरा दी आप उसको आगे बढ़ाइए, किसी और को कॉल कीजिए। जी जी जी। कोई और अगर अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक ये हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। हम लोग अगर इस पर विचार करें तो बहुत ही हमारा एक भी दिन अगर पानी नहीं आए घरों में तो हमारी जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर हमारे बीच में कोई है और शेयर करना चाहते हैं अपना ओपिनियन तो जरूर शेयर करें। सिप्रा जी, क्या आप कुछ बोलना चाहती हैं इस पॉइंट पे? नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं अभी नया नया ये सेशन से जुड़ी हूँ और सबसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो टॉपिक चल रहा है, आप लोग जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, ये टॉपिक को समझे लोग कि ये टॉपिक में क्या डिस्कस चल रहा है और इसका क्या वैल्यू है। अगर ये समझ लेंगे ना तो सबको बहुत आसानी होगा इस चीज से रूबरू होने के लिए और इसमें और भी योगदान बढ़ाने के लिए। बाकी पानी की किल्लत तो गर्मी आते ही शुरू हो जाती है और हर जगह, अभी हम लोग बॉम्बे में हैं, बॉम्बे में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, सब जगह पानी की किल्लत और गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और पानी की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है, बहुत शारीरिक तकलीफें भी बढ़ने लगती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो जो एक शब्द में जो बोलते हैं जल ही जीवन है ना, तो जल का संचय करना बहुत आवश्यक है। उसको वेस्ट ना करें, उसका संचय करके चलेंगे तो आगे चल के हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी और पानी का बचाव और रखाव रक्षण करना चाहिए। ठीक है, मुझे टॉपिक बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों के साथ ज्वाइन होके भी अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हो। तो मीरा जी, आप बहुत ही अच्छा, आपने एक लिंक दिया है जिसमें मुझे ज्वाइन होने का अवसर मिला है, मुझे अच्छा भी लग रहा है सुनने में सबका एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया जी, सिप्रा जी। एंड प्रभा अग्रवाल दीदी हैंड रेज की थी। प्रभा दीदी। दीदी बस मैं ये चाहूंगी कि अगर हम सब ना किस तरह से घर में वाटर कंजर्व कर रहे हैं और क्या हम सब थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं और दूसरों से भी हम फिर कुछ सीखेंगे और अपना भी कुछ बताएं कि हम सब कैसे वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। हाँ, मैं बोलना चाहूंगी, जैसे मैं अगर चावल धोती हूँ ना, तो वो चावल का धुला हुआ पानी भी मैं
गमले में जो पेड़ है उसमें डाल देती हूँ। That's wonderful. हाँ, फिर सब्जी वगैरह धोया है तो वो सब्जी के पानी में तो कोई साबुन का एक्सट्रैक्ट नहीं है, तो वो बिना बिना सर्फ और बिना साबुन वाला जो पानी है जिसमें हमने सब्जी धो के निकाला है, वो पानी हमने ड्रेनेज में ना डालकर हम पेड़ों में डाले तो पेड़ों को पानी मिल जाता है। इस तरीके से पानी का संचय करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और दीदी वो पानी सिर्फ पेड़ों को ऐसे सिर्फ पानी नहीं मिलता है, उसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलते हैं पौधों को। जी वो जी उनके जी। लिए बहुत एनर्जेटिक होता है। हाँ, सही बात बोल रहे, सही बात बोल रहे। इसलिए वो तो सबको डालना चाहिए, वो पौधों को उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, बिल्कुल। मेरी दीदी आवाज अब आ रही है? हाँ हाँ, हाँ अभी दीदी, क्लियर आ आपकी रही है, आवाज अभी क्लियर क्लियर है। आ मैं भी जैसे कि सिप्रा जी ने बताया उसी तरह से मैं भी अपना मैं अपने घरों में जैसे कि मेरा जो वाटर प्यूरिफायर है तो मैं वहां पे एक बकेट रख के रखती हूँ और उस पाइप को जो पानी जो बाहर थ्रो करता है मैं उसको रखती हूँ और उस वाटर से मेरे घर का जैसे क्लीनिंग में उसको यूज करती है मेरी मेड। और सेम जैसे कि जो भी मैं वेजिटेबल को वॉश करती हूँ या फिर राइस हुआ या फिर दाल हुआ, पल्सेज हुआ, मैं उसको भी स्टोर करती हूँ और उसे मैं प्लांट अपने जितने मेरे प्लांट्स हैं मैं उसमें उसको यूज करती हूँ। मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि पानी का मैं सेव करूं और इवन मैं नहाने में भी कोशिश करती हूँ कि अननेसेसरी जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मैं यूज ना करूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आज अगर पानी है तो मैं उसको अननेसेसरी वेस्ट करूंगी, कल मुझे ही इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम सब अगर जागरूक होंगे तो शायद समय ऐसा आएगा, समय रहते ही हम संभल पाए। इस चीज पे हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सब पे विराम दे रही हूँ। कोई और अगर और मीरा जी, अभी आपने जैसा बोला जो वाटर प्यूरिफायर का जो पाइप से पानी वेस्ट होता है, सच में वो पानी बूंद बूंद करके इतना गिर जाता है, वो पानी इतना वेस्ट हो रहा है कि उससे बकेट भर जाता है। मतलब वो पानी हम कितना वेस्ट कर देते हैं, जब वो बकेट भरता है तो मालूम पड़ता है कि हम लोगों का वो पानी थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है लेकिन कितना वेस्ट हो रहा है। तो उसको जैसे हम बाल्टी में भरते हैं, फिर बचाते हैं, फिर किसी चीज में रीयूज करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, है ना। और जब हम अपने ऊपर से एक्सपीरियंस देना चाहिए। जैसे कहीं गए हम और वहां बहुत प्यास लग रही है, तब अगर मुझे खुद को एक गिलास पानी नहीं मिला तो हम कितना तड़पते हैं उस एक गिलास पानी के लिए। फिर तब पानी का मूल्य समझ में आता है कि वो एक गिलास पानी मुझे प्यास बुझाने के लिए कितनी जरूरत है ना। जी जी जी। इसलिए हमारे बीच में सुनीता दीदी हैं। मैं चाहूंगी कि वो अपना व्यू रखें। सुनीता आचार्य दीदी। सुनीता दीदी, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ हाँ आ रही हाँ है। जी दीदी, नमस्कार नमस्कार दीदी। दीदी मैं जस्ट अभी बाहर से आई हूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सॉरी, मैं नहीं बोल पाऊंगी कुछ। आज मैं ठीक है सुनूंगी दीदी। दीदी बस। नेक्स्ट टाइम हम आपको लेंगे। हम लोगों का आज का जी टॉपिक दीदी। है पूनम दीदी, अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो। दीदी आपका वो जो, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं कुछ प्लांट के नाम से जो बताए गए हैं बाबा के द्वारा, मैं उनका नाम लेना चाहती थी, लेकिन अगर क्लियर वो वॉइस मेरी आएगी तभी मैं बोलूंगी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? दीदी आ रही है, बस हल्का हल्का उसके साथ ना कुछ क्रैंकिंग, कुछ खड़खड़ खड़खड़ सा कुछ साउंड आ रहा है। पता नहीं कहीं पता नहीं, जनरली आपकी वॉइस बहुत क्लियर होती है बट आ रही है अभी आवाज? हाँ जी ठीक है दीदी, आप कोशिश कीजिए, बोलिए। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाने के, जंगलों को लगाने की हम बाबा बात करते हैं, तो इसमें साइंटिफिक प्रोग्राम होना चाहिए इसमें कैसे कैसे पेड़ लगेंगे। थोड़ा सा लंबा है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक पैराग्राफ से शेयर करूंगी। एफॉरेस्टेशन शुड बी कैरिड आउट ऑन द बैंक्स ऑफ ponds,
canals, dams, lakes, rivers, and reservoirs. For example, babul or khair should be planted in between these trees. We can plant bakful as in between these Indian rosewood. The reason for this is that bakful grows very fast and within 5 years it will be a tall tree. But babul takes a little longer to grow. Indian rosewood grows very slowly, but it lives a long time. Thus, first bakful will grow fast and attract rain, which will help the other trees to grow. When it has fully matured, after 5 or 7 years, it can be cut. And by this stage, we will have a dense forest of Indian rosewood tree. दीदी मेरी आवाज गई? मेरी आवाज आई दीदी? हाँ जी आ रही थी, थोड़ा सा उस पे साउंड कुछ आ रहा था क्रैकिंग साउंड। इंडियन रोजवुड ट्री को ग्रो करने के लिए, उसका एक फॉरेस्ट तैयार करने के लिए बीच में कैसे कैसे बबूल के पेड़ लगाने और क्या करना है वो यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद फिर हम जो प्लांट पहले किए तो उसको हटा देंगे और हमारा रोजवुड का डेंस फॉरेस्ट रेडी हो जाएगा। और कैसे रेन उससे अट्रैक्ट होगा उसकी बात यहाँ की गई है। बाकफुल है, द फर्स्ट बाकफुल विल ग्रो फास्ट, वो तेजी से ग्रो करेगा और रेन अट्रैक्ट रेन, वो रेन को अट्रैक्ट करता है, विच विल हेल्प द अदर ट्रीज टू ग्रो। जब उससे बारिश होने लगेगी तो दूसरे पेड़ भी तैयार होंगे। व्हेन इट हैज फुल्ली मैच्योर्ड आफ्टर 5 or 7 years, और जब वो 5 से 7 साल का हो जाता है तब उसको काट दिया जाए और बाकी जो बचे हुए हैं रोजवुड के ट्रीज उनको छोड़ दिया जाए और रोजवुड जो है वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा। तो वो आपका डेंस फॉरेस्ट काफी समय तक रहेगा। क्या मेरी आवाज आई दीदी? क्लियर हुआ? दीदी थोड़ा साउंड आ ही रहा है साथ में। मे बी इसका एक आप जो दीदी मे बी इसका है ना एक छोटा सा जो राइटिंग है वो अपने भेज देंगे इन द ग्रुप ताकि सबको समझ में आ जाए फिर, क्योंकि वो ना कुछ साउंड आ रहा है तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप जैसे ट्रीज या प्लांट्स के बारे में जो बता रही थी जिसको कि लगाने के लिए बोला गया है और कैसे उसको, वो पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। हमारे बीच में भारती राज दीदी हैं, शोभना दीदी हैं, मीतू दीदी हैं। आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करें कोई भी। नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार सभी दीदियों को। वाटर कंजर्वेशन पे बाबा बोले हैं कि सबसे जो बेस्ट तरीका है वाटर कंजर्व करने का वो है कि पॉन्ड्स ज्यादा से ज्यादा आप बनाएं। उससे क्या होता है, रेन वाटर जो होता है उसमें कलेक्ट हो जाता है और वो आपके बाकी जो सूखे वाले दिन होते हैं उस दिन काम आता है। अभी के टाइम में जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है बोरवेल का, बोरवेल से क्या हो जा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो हो रहा है बहुत नीचे चला जा रहा है। जो भी पानी जो यूज किया जा सकता था बाद में वो भी खत्म हो गया, जिसके और ग्राउंड वाटर खत्म होने के कारण फिर और भी अदर टाइप ऑफ ड्रॉट हो जाता है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो जाता है, बहुत तरह के ड्रॉट्स फर्दर प्रॉब्लम हो जाता है। प्लांट्स के लिए भी पानी नहीं बचता है, जैसे कि एक होता है ड्रॉट जिसमें कि ऊपर आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है लेकिन सॉइल के नीचे पानी है जिससे कि प्लांट्स एटलीस्ट सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, प्लांट्स के जड़ के पास भी पानी अवेलेबल नहीं होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा और विपत्ति आ जाता है। और अभी के टाइम में देखा जाता है कि बोरवेल आने से बहुत ज्यादा लोग मिसयूज करने लगे हैं। हम अपने आसपास में भी देखते हैं कि लोग मोटर ऑन कर दिए हैं और वो पानी गिरते जा रहा है और वहाँ कोई है नहीं जो उसको ऑफ करे। बहुत कैजुअली लोग यूज करते हैं, कई बार ऑन कर दिया, गलती से भी छूट जाता है, कई बार ऑन करके बाहर निकल गए और फिर वो पानी गिरता रहता है। और उसका एक सोल्यूशन मेरे माइंड में जो आ रहा था कि एक मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी मोटर लगता है उसमें ऑटोमेटिक ऑफ होने का होना चाहिए। अगर हम ऑन करते हैं तो वो जैसे ही टंकी भरे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। अभी जो वाटर बिल आता है उसमें होता है कि वो आवाज करता है, फिर पर्सन को जा करके ऑफ करना होता है। मेरे माइंड में जो सोल्यूशन आ रहा था कि अगर उसमें क्यों ना ऐसा ही बना दिया जाए कि अपने आप ही ऑटो कट हो जाए। कुछ जगह होता है, कुछ जगह ऐसा सुना है मैंने कि है, तो इसको अगर गवर्नमेंट की तरफ से लागू कर दिया जाए कि जहाँ पे जब भी जो दुकान में बिकता है मोटर, वाटर मोटर, वो इसी जब तक उसमें ऑटोमेटिक ऑफ होने वाला प्रोविजन ना हो तब तक वो ना बेचा जाए।
तो इससे कंट्रोल हो सकता है जो वाटर वेस्टेज होता है। इसके अलावा अभी PHED के तरफ से जल नल योजना जो स्पेशली बिहार में चल रहा है, उसमें यही दिखता है कि बड़ा बड़ा टंकी बना हुआ है जिससे कि हर घर नल में पानी जाता है। सुबह शाम वो लोग 1-2 घंटा मोटर चलाते हैं। तो वाइल इंस्पेक्शन ऑल्सो, रिसेंटली हम इंस्पेक्शन करने भी गए थे, तो 1-2 जगह देखा कि वो टंकी फटा हुआ है और उससे पानी नॉन स्टॉप गिर रहा है, और लोग इतने कैजुअल हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं कि दे डोंट इवन मतलब इतना भी उनको ये फील नहीं हो रहा कि एटलीस्ट जाके कंप्लेन कर दे। कंप्लेन भी करने का उनके पास टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। वो तब तक नहीं करते हैं जब तक उनको अदर सोर्सेस से पानी मिल रहा है। जिस दिन पानी खत्म हो जाता है उस दिन फिर वो लोग हंगामा करेंगे और फिर धरना वगैरह देंगे। तो मेरा है कि लोग के अंदर थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, जनरेशन होना चाहिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट को थोड़ा प्यूनिटिव स्टेप भी लेना चाहिए सो दैट कि ऑटोमेटिकली लोग वाटर कंजर्व करें। इसके अलावा सैंड माइनिंग का एक इशू है कि जहाँ पे नदी है वहाँ पे सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे भी जो सैंड जो होता है नदी में, वो एक तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। अगर सैंड हटा दिया जाए तो उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है रिवर का वो खत्म हो जाता है। तो वो चीज भी रोकना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे धरना वगैरह भी कुछ लोग दे रहे थे, नदी बचाओ धर्म बचाओ करके। तो इस पे भी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि सैंड माइनिंग कम से कम हो, इतना ही हो जिससे कि उसका रिपरकशन नेचर पर ना पड़े, लॉन्ग टर्म पे उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स अभी मेरे माइंड में आ रहा था। इसके साथ ही हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे ये कर सकते हैं कि जो टैप वाटर वगैरह है उसमें कम से कम वेस्ट हो पानी। जब हम लोग काम, कई बार होता है कि बकेट में ऑन कर दिया, दूसरे काम में लग गया और पानी गिर रहा है बकेट से बहुत ज्यादा, तो ये सब ना करें। ये सेल्फ डिसिप्लिनिंग भी थोड़ा लाएं, और कहीं भी रास्ते में चल रहे हैं कहीं पानी गिर रहा है तो थोड़ा टाइम और एफर्ट लगाया जाए कि उसको रोक दिया जाए अपने पर्सनल लेवल पे, और अगल बगल के लोग में भी थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट किया जाए कि पानी को वेस्ट ना करें। तो और ऐसा कहा भी गया है कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा वो वाटर क्राइसिस के कारण ही आएगा। तो इसलिए भी हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए स्पेशली वाटर के लिए। और जल ही जीवन होता है, तो सबसे पहले तो बिना खाने का आप कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं, बट बिना पानी का बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। तो इसलिए पानी को प्रायोरिटी रखा जाए अपने लाइफ में, और अपने अगल बगल के अपने साथ अपने अगल बगल के लोगों में भी अवेयरनेस जनरेशन किया जाए। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जा सकता है। हम लोग अगर अपना घर बनाते हैं तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जरूर से प्रोविजन रखा जाए। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो अपने नानी घर जाते थे, तो वो जो नानी थी वो जो पानी, जैसे उस समय चापाकल था, तो पानी जहाँ स्टोर होता था उसी पानी को फिर यूज कर लेती थी गार्डनिंग में, जो किचन गार्डनिंग होता था। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं पानी को। जैसे हम लोग नहाते हैं तो बहुत सारा पानी जो होता है उसको अगर हम एक वाटर हार्वेस्टिंग टाइप टैंक बना ले और उसका पानी हम लोग किचन गार्डन वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे नुस्खे हैं जो अपने लाइफ में हम लोग अप्लाई करें तो वाटर कंजर्वेशन में और इफेक्टिव यूज और जुडिशियस यूज में हेल्प होगा। भाभी बोल रहे हैं कि, और प्राउड का भी प्रिंसिपल है कि हर चीज का जुडिशियस यूज होना चाहिए, तो चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो। तो हम लोग प्राउड का ये प्रिंसिपल अपने लाइफ में ला सकते हैं कि एटलीस्ट वाटर का हम लोग जुडिशियस यूज कर सकें। थैंक यू आप सभी दीदियों को। थैंक यू सो मच भारती दीदी। पूनम मेरी जी हमारे बीच में कोई है वेद प्रकाश जी जी वेद प्रकाश। दीदी मेरी आवाज आ रही है पहले क्लियर? हाँ हाँ दीदी अभी आपकी आवाज बहुत क्लियर है। ठीक है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट वेद प्रकाश दादा, यू हैव सेंड सम मैसेजेस, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। क्या आप 2 शब्द अपने मुख से बोलना चाहेंगे? नमस्कार दीदी। नमस्कार दादा, आपका स्वागत है हमारे फोरम में। जो मैं कहना चाहता था मैसेज में लिख दिया हूँ। बस यही कहना चाहता था कि पानी जहाँ सबसे ज्यादा वेस्ट होता है वहां पे हम लोग को फोकस करना चाहिए वो पानी बचाने के लिए, और वो जगह जहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सकें, जैसे पॉन्ड बनाना या पेड़ लगाना। तो एग्रीकल्चर जो होता है वो
पूरा अभी जो अनसाइंटिफिक वे में हो रहा है, एक तो कीटनाशक वगैरह का यूज हो रहा है जिससे ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, ऊपर से जो पानी में जो मॉइस्चर रखने के लिए जो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने की वजह से जमीन पानी रख नहीं पाता है, वो सॉइल इरोजन भी होता है और पानी भी नहीं रुकता है। तो ये सब बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देने से ही पानी कंजर्व कर पाएंगे। अगर हम बूंद बूंद बचाना तो गलत बात नहीं है, लेकिन अगर बूंद बूंद पे कंसंट्रेट करेंगे तो बड़ी चीज छूट जाएगी, तो उससे कंसंट्रेट नहीं होना, हम नहीं कंजर्व कर पाएंगे। यही कहना था दीदी। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका है कि हमारा प्लानिंग माइक्रो लेवल पे होना चाहिए, बट माइक्रो को अवॉइड करके ही सिर्फ मैक्रो नहीं होता, माइक्रो को इंक्लूड करके मैक्रो होता है, इसलिए हम लोग दोनों पे वर्क करें तो और भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल है कि अभी जो बड़े लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पहले उसको तो रोकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा अपने विचारों को रखने के लिए। इस पे हम लोग पहले भी देखे हैं कि हमारे प्राउड में भी ये दिया हुआ है कि हम पॉन्ड्स के किनारे वृक्ष लगाए जाएं, और कई मतलब एक पेड़ लगा दिया गया ऐसा नहीं, कई एक रो में लगाने की बात की जा रही है। जहां हमारा आर्टिकल है वाटर कंजर्वेशन पे प्राउड में, उसमें लिखा हुआ है कि आप कई एक पेड़ लगाएं, और फॉरेस्टेशन से दुगना ही नहीं 10 गुना तक हम लोग इसको बारिश के पानी को बढ़ा सकते हैं। वो रेन को अट्रैक्ट करने वाले पेड़ों की भी अभी इसमें चर्चा की हुई है। क्योंकि मेरा वॉइस इस वक्त क्लियर नहीं था तो मैं शायद रीड की तो वो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाया। उसमें कुछ वृक्ष बाबा बताए हैं, और खासकर रोजवुड के जंगल को कैसे तैयार किया जाए, उसके बीच में बबूल के पेड़ लगा करके और बाग फूल के वृक्ष लगा करके कैसे उसको बढ़ाया जाए जिससे कि रेन अट्रैक्ट हो, उस पर भी बात हुई है। और सबसे है कि हमने पहले भी बताया था कि ग्राउंड वाटर पे हम सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते, इसके लिए हमको वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही होगी। रेन वाटर पे हमें डिपेंडेंट होना है, तो उसको कैसे बचाएं इस पे ज्यादा वर्क करना होगा, ऐसा हमारे प्राउड के प्रोफाउंडर सुप्रिया सरकार का कहना है। अभी मैं अगर कोई और अपनी कोई विचार रखना चाहते हो तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। निर्मला दीदी हैं हमारे बीच में। निर्मला दीदी नमस्कार। 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 मैंने कहीं सुना था दीदी कि पानी को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण पानी को चुराना ही, छुपा के रखना है। तो उसका ये मतलब है कि पानी को सूरज से छुपा के रखना है, और इसका जगह जगह कुएं होने चाहिए। और जो धान की खेती हो रही है, गर्मी में धान का सेकेंड क्रॉप जो ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पानी पहले गर्मियों में गांव में हम देखते थे कि पानी की इतनी किल्लत नहीं होती थी। अभी क्या हो रहा है कि सभी लोग धान उपजाने लग गए हैं, गर्मियों वाला धान, तो धान पानी बहुत लेता है। तो ये करके हम पानी बचा सकते हैं। दूसरा, मैं अपने तौर पे बात करूंगी कि हमने वॉश बेसिन जितने हैं हमारे, हमने वहां उसके नीचे गिट्टी बिछा के और जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है वो कर लिया है हमने। टंकी में वाटर अलार्म लगा हुआ है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो है ही है। तो छोटी, ऐसा नहीं है कि हम छोटी चीजों से पानी बचा नहीं सकते, बचा सकते हैं, लेकिन बड़ी चीजों पे भी फोकस करना उतना ही जरूरी है जितना नल का टैप बंद करके बहुत ज्यादा तो नहीं बचाया जा सकता, पर बचाया जा सकता है। और जैसे छत्तीसगढ़ में यहाँ सरकार की योजना चल रही है कि सूखे हुए नालों को पुनर्जीवित करने का नरवा करके एक प्लान है। नरवा गरवा बाड़ी ऐसा कुछ है। तो वो नरवा में छोटे छोटे नालों को पुनर्जीवित करने का काम हो रहा है, और छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। तो सरकार ऑलरेडी बहुत काम कर रही है इस पर, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। तो पानी को बचाना है, चुरा के रखना है, और रेन
वाटर को ही, दीदी ने ठीक कहा, पूनम दीदी ने, कि रेन वाटर को जितना हम चुरा सकते हैं, जितना हम बचा सकते हैं, उतना बचाना चाहिए। इतना ही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और अभी शायद भावना देव दीदी अगर कुछ कहना चाहती हो तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। भावना देव दीदी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ तो अभी थोड़ा सा सुन रही हूँ, उसके कोई बाद बात फिर नहीं मैं दीदी, बस आप जुड़े रहें और हमेशा जुड़ती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए जी। अब मैं और ज्यादा देर तक धीरज नहीं रख सकती, क्योंकि हमारे सामने प्रद्युम्न नारायण दादा बैठे हुए हैं, तो मैं उनको कॉल करना चाहूंगी कि वो अपने श्रीमुख से 2 शब्द कहें। मैं उनका स्वागत करती हूँ। दादा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी दादा, आ रही है। अच्छा, आज बड़े सामयिक विषय की चर्चा आप लोगों ने शुरू की है, और यह आज की सबसे बड़ी चुनौती भी। आज से लगभग 47-48 साल पहले बाबा ने आनंद नगर में तालाब खुदवाने का एक अभियान आरंभ करवा दिया था, और रोज रिपोर्ट लेते थे कि आज कितने तालाब की खुदाई हुई, आज कितने तालाब की खुदाई। तो हम लोग समझ नहीं पाते थे कि पत्थर पर इस तालाब खुदवाने से काहे कि अंडर वाटर रिसोर्स से उसका कोई संपर्क होता नहीं। और लेकिन अब बाबा का था कि नहीं, खुदवाओ, रोज रिपोर्ट लेते थे, तो उस पत्थर पर ही जहां तक संभव हो पाता था। और उस समय आनंद नगर में वेजिटेशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक उजाड़ ऐसा लगता था, कहीं कहीं एक आध पेड़ ऐसा दिख जाता था, नहीं तो बिल्कुल उजाड़ था। तो ये अभियान शुरू हुआ और लगभग 50 तालाब की खुदाई हो गई, लेकिन किसी में पानी नहीं। जब वर्षा हुई तो सारे गड्ढे भर गए, और उससे एक चमत्कारिक लाभ हुआ कि गड्ढों में जो पानी भरा था उससे जो जमीन की नमी थी वो बनी रही, और उसी समय बाबा ने वृक्षारोपण का भी अभियान शुरू करवा दिया। तो आनंद नगर आज हरा भरा है, इसीलिए वहाँ हर तरह के पौधे हैं, चंदन के वृक्ष बड़े अच्छे हो रहे हैं वहाँ पर। तो वाटर हार्वेस्टिंग और जल की जो आज समस्या होने जा रही है, वह एक बड़ी विकट समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। जिस तरह ग्लेशियर टूट रहे हैं, क्योंकि हमारा जल का भविष्य जो है वो ग्लेशियर पर पूरी तरह निर्भर। और आज तापमान की वजह से ग्लेशियर गिर रहे हैं, और इसमें एक हैरानी की बात है कि आप लोगों ने टेस्ला के मालिक मस्क का नाम सुना होगा। वो इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, तो उसमें और एक और मल्टीनेशनल के मालिक हैं, दोनों ने ग्रीनलैंड में बर्फ की खुदाई करके वहां से लिथियम निकालने का प्रयास किया। वहाँ ये माना जाता है कि ग्रीनलैंड में लिथियम का अंबार है, और जो बैटरी बनाने के काम में आती। तो उन लोगों को न जन समर्थन की दरकार है, न जन विरोध से उनको कोई नुकसान है। वो पूरे विश्व की सरकारें
उनकी जी हुजूरी में लगी रहती हैं, और यह जानते हुए कि जल के संकट के कारण हमारा भविष्य कितना एक भयावह होने वाला है, इसकी चेतना होने के बावजूद वे ग्लेशियर को तोड़ रहे हैं, निर्ममता से तोड़ रहे हैं। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है, प्रकृति का जो भी सिस्टम है, उसका जो इकोसिस्टम है, उसमें यदि हम सेंध लगाते हैं तो उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। और एक बड़े रहस्य की बात बता रहा हूँ। बाबा ने एक शाम आनंद नगर में बाबा के साथ संध्या भ्रमण में निकले। तो वो दक्षिणा नदी है आनंद नगर में, तो उसी के किनारे होके हम लोग पैदल ही घूम रहे थे। तो यदि इच्छा है कि इस नदी के किनारे एक आरोग्यशाला हम बनवा दें, और तुम लोगों के पूर्णिया में तो पानी में आयरन बहुत ज्यादा होता है, और उसके कारण लोगों को पेट की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ आनंद नगर में कुछ दिन रहकर यहाँ की नदी के पानी का लोग सेवन करेंगे तो पेट की बीमारी से बिल्कुल पूरी तरह कुछ दिन में मुक्त हो जाए, उन्हें पेट की कोई बीमारी नहीं। तो बाबा ने बताया कि देखो यहाँ का नदी का जल जो है वह A1 है, सबसे उत्तम नदी का जल है आनंद नगर का, और दूसरे नंबर पर है कुएं का पानी, और तीसरे नंबर पर है बोरिंग का पानी। तो यहाँ नदी के पानी का जितना भी संभव हो आदमी को उपयोग करना चाहिए, और उससे पेट की सारी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। दादा मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे कि हमने सुना है कि जब बाबा कलकत्ता में रहते थे तो उनके लिए पानी आनंद नगर से जाता था पर डे। आनंद नगर में एक कुआं, उसका जल बड़ा ही स्वादिष्ट, बड़ा सुंदर और बड़ी तृप्ति होती थी। तो उस कुएं का जल बाबा के लिए, उसका पानी का रंग दुधिया दुधिया ऐसा दिखता है। अभी भी तुम लोग आनंद नगर जाओगी तो थोड़ा सा देखना, हालांकि भीड़ के चलते तो नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है, लेकिन जब भीड़ नहीं रहती है तो वहाँ नदी का जल इतना सुंदर और इतना स्वादिष्ट है, और केवल एक डुबकी लगा लेने से सारा आलस खत्म हो जाता है। लगता है जैसे बिजली के करंट से देह में फुर्ती हो जाती है। तो बाबा के लिए ये कुआं कहाँ पर है? वही आनंद नगर में है। आनंद नगर मतलब किस तरफ? डिग्री कॉलेज जहाँ पर है उसी के आसपास है। तो बाबा ने जल नियंत्रण, इसके उपयोग पर शुरू से ही ध्यान दिया है, चेतावनी भी दी है। एक दिन बाबा मुझसे कहते हैं कि देखो, यदि तुम लोगों को उत्तर बिहार के भूगोल का पता होगा तो बाढ़ के दिनों में पूरा उत्तर बिहार कोसी, सिंधुगा, गंडक, इसके बाढ़ के कारण पूरी तरह से वो तबाह हो जाता है, और बाढ़ का सारा पानी जो है वो समुद्र में चला जाता है। तो बाबा ने हमको बताया कि देखो, इससे बाढ़ से अंग देश को बचाना भी है, और बाढ़ का जो जल है इसका उपयोग भी करना है। तो बाबा ने एक उपाय बताया कि वहाँ एक जगह कुरसेड़ा है, नाम शायद सुना होगा। तो वहाँ पर गंगा और कोसी दोनों का संगम हो जाता है, और जब गंगा और कोसी बाढ़ से आप्लावित हो जाती है तो वो पूरा का पूरा इलाका जो है बिल्कुल समंदर में बदल जाता है। कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ केवल पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही।
तो बाबा ने बताया था कि कहलगांव से थोड़ा इधर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस बाढ़ के पानी को तुम लोग बांका और जमुई के तरफ डाइवर्ट कर, उससे जो बाढ़ का पानी समुद्र में चला जाता है उसका उपयोग जो सूखा जिला है अंग देश का बांका जमुई सब, उसका काम हो जाएगा, सिंचाई के काम में वो आ जाएगा। और इधर पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, नौगछिया इस सब का इलाका जो डूब जाता है तो यह इलाका भी डूबने से बच जाएगा। तो इस तरह का बाबा ने कुछ उपाय बताया, लेकिन अभी तो हमको नहीं लगता है कि इन उपायों का कार्यान्वयन संभव हो सकता है। वो जब प्राउड की सरकार आएगी तब प्राउड की सरकार ही इसको कार्यान्वित करेगी। वैसे तो हर सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन बस जहाँ चुनाव हावी रहता है, वोट की फिक्र रहती है, तो वहाँ लोगों को, वोटरों को संतुष्ट करने के लिए कुछ काम तो होते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। अब ये कोसी की जो नहर प्रणाली है वह इतनी जानलेवा और दोषपूर्ण आज हो गई है। तो उस समय तो बड़े बड़े दावे किए गए और आज वो एक भयंकर त्रासदी के रूप में है। यदि किसी समय वह डैम टूट जाता है तो अभी भी जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है और डैम के अंदर पानी का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो सारे फाटक खोल दिए जाते हैं। और जब एक बारगी वो फाटक खुलता है, यही 2-3 साल पहले का वाकया है कि कितने गांव उस पानी में बह गए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो इसलिए नदी की परियोजना पर छोटे छोटे चेक डैम बनाकर पानी के बहाव को रोका जाना चाहिए और फिर उससे बाढ़ की भी त्रासदी कम होगी और पानी को एक चैनल मिल जाएगा कि जो बाढ़ की समस्या होती है वो बाढ़ का पानी जो है एक चैनलाइज होकर एक सिस्टम के साथ वो चला जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं और यह समस्या इतनी बड़ी है कि 2-4 घंटे अथवा 2-4 दिन के बातचीत से इसका समाधान संभव भी नहीं है। और जिस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और सूखे की समस्या विकट हो रही है, तो ऐसे में हम लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है और जहाँ तक संभव हो कम से कम अपनी आदतें ऐसी हो कि हम पानी बचाने का उपक्रम करते रहें, पानी का हम मूल्य समझें। और यदि हम पानी का यह मूल्य समझ लेते हैं, पानी बचाने की आदत हम डाल लेते हैं, तो यह आदत भविष्य में हमें काफी सुविधा देगी। दादा एक प्रश्न पूछना है। हाँ जरूर पूछिए। दादा बाबा ने रिवर्स को भी कनेक्ट करने का कुछ बात बताया है क्या? वो तो बहुत पहले से चल रहा है। अभी तो लगभग सारी भारत की सारी नदियों पर रिसर्च भी हो रहा है। कुछ नदियों का आपस में संबंध भी बनाया गया है और यदि इस तरह का हो जाता है तो बहुत सारी नदियां अभी पानी के बिना सूख जाती हैं। अभी गंगा की हालत देखिए, गर्मी में आप पैदल गंगा पार कर सकते। सारी नदियां जो पहले या तो ग्लेशियर से आती थी अथवा बरसाती थी, तो बरसाती नदी तो सूख जाती थी, लेकिन जिसका उद्गम ग्लेशियर से होता था उन नदियों पर भी संकट आ गया। तो नदियों को जोड़ने का जो प्रबंध है वह तो होना ही चाहिए और बाबा ने इस पर संकेत भी दिया था
और इसका परिणाम यह होगा कि जो नदियां सूख रही हैं उसमें जल आ जाएगा। जिन नदियों में बाढ़ आती है उस बाढ़ का पानी जो है अन्य नदियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इससे दोनों तरह का लाभ हमको मिल सके। और इस पर तो देखते हैं कि सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अब देखिए कितना सफल लोग होते हैं। अभी अब गंगा की ही समस्या देखिए कि ये जो बैरेज नदी पर सरकारें बनाती हैं तो उसने भी एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। फरक्का बैरेज के चलते गंगा में गाद इतनी जमा हो जाती है कि अभी जो उन लोगों ने एक फेरी सर्विस शुरू किया है, तो जितनी इसकी तारीफ की गई थी और जितना विज्ञापन किया गया था इस पर, तो उसमें परेशानी हो रही है क्योंकि गंगा में जहां तहां इतने गाद जमा हो गए हैं और नदी इतनी उथली हो गई है कि उसमें फेरी चलना भी संभव नहीं हो पाता। तब देखिए भविष्य क्या होता है, तो जाने परमात्मा। और ईमानदारी पूर्वक हम लोग जल संरक्षण पर, जल के उपयोग पर कम से कम अपने कहीं अपने आचरण में उतारें इसको। ये आदत लगी रहेगी तो इस तरह की परिस्थिति आएगी, तो इस आदत के चलते हम लोग इन परेशानियों को झेल पाए। दादा, बाबा ने महाराष्ट्र के लिए भी बोला था ना कि जो रेन वाटर शैडो में आ जाता है, पानी जो है माउंटेन के उस तरफ बरस जाता है, इसीलिए जो हाँ, फार्मर्स को तो लिफ्ट वो इरिगेशन के लिए वहां पे भी बोला है ना दादा। हाँ, वो सह्याद्री का जो इलाका है ना, तो उसमें रेन शैडो हो जाता है ना, एक तरफ सूखा हो जाता है दूसरी तरफ वर्षा हो जाती है, तो बहुत सारा इलाका रेन शैडो में पड़ने के कारण वो वर्षा के पानी से वंचित हो जाता है। तो लिफ्ट इरिगेशन जो है, लिफ्ट इरिगेशन इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और क्योंकि है तो थोड़ा खर्चीला है, लेकिन जब जीवन यापन करना है तो खर्च तो करना पड़ेगा। धन्यवाद दादा। नमस्कार दादा। दादा आपने बोला कि जब प्राउड सरकार आएगी तो फिर जो जल का समस्या उसका समाधान हो पाएगा। तो दादा मेरा बहुत ईगरली एक क्वेश्चन है कि कब आएगा, जब वो सारे जल खत्म हो जाएंगे, या कैसे आएगा, हम ही मतलब कौन लाएगा? देखो एक बात बताते हैं कि परमात्मा को जो संकल्प होता है वह संकल्प स्वभाव की गति से चलता है। स्वभाव की गति का अर्थ है कि उसमें कुछ चमत्कार नहीं दिखेगा। काम हो रहा है, चल रहा है, उसमें कोई चमत्कारिक परिवर्तन की आशा रखना वो ठीक नहीं है कि ऐसे चमत्कार हो जाएगा। वैसे तो बाबा ने कहा है कि तुमको पता भी नहीं चलेगा और सुबह उठोगे और देखोगे कि प्राउड जो है स्टैब्लिश हो गया। तो समय विषय में बताना तो कठिन है क्योंकि समय वही जानते हैं, और हम लोग तुम लोग जितने भी हैं वो तो इस ड्रामा के पात्र हैं। अपनी अपनी भूमिका जो है, अपनी अपनी भूमिका करनी है, और प्राउड कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यह परम पुरुष का संकल्प है, उसको आना ही आना है। चिंता केवल यह करनी है कि परम पुरुष के माध्यम के रूप में हम खुद को कितना सक्षम कर पाते। हमारी समस्या केवल यही होनी चाहिए कि परम पुरुष ने हमसे जो चाहा है, हमें जो भूमिका दी है, उस भूमिका पर हम कितने खरे उतर। हमारी चिंता केवल ये होनी चाहिए।
बिल्कुल दादा, धन्यवाद। तो दादा अब है कि हम लोग वाटर कंजर्वेशन में कितना पार्ट अदा कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम सब दीदी लोग मिलके कुछ ऐसा एक्शन ले सके ग्राउंड लेवल पे जिसका इम्पैक्ट पड़े, जिससे कि हम लोग एक माध्यम बने एक अच्छा रूल लाने के लिए। हाँ, तो वो तो अपने घर से ही इसको शुरू करना चाहिए। हाँ दादा सर। अपने घर से ही इसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमको आदत बनानी है। हम यह ना सोचें कि बिल्कुल हमारे प्रयासों से जल समस्या जो है उसका पूरी तरह से समाधान होगा, तो हम इस रूप में न सोचें। हम इस रूप में सोचें कि इस समस्या में हमारा योगदान क्या हो और हम किस तरह से इस समस्या का सामना कर सकते हैं, ताकि भविष्य के लिए हमारी सेवा जो है वह समाज को लाभान्वित कर सके। इसीलिए खुद को एक बेहतर माध्यम के रूप में ही तैयार करने की जरूरत है। और बड़ी बड़ी चीज जो है वो तो उनका संकल्प है, वो तो स्वभाव की गति से हो रहा है। हम चाहें न चाहें तब भी उसको होना है। वो तो रथ जब चलता है ना, वो जगन्नाथ का रथ चलता है, वो पुरी में जब जगन्नाथ का रथ चलता है, तो रविन्द्रनाथ की एक बड़ी अच्छी कविता है, और उस कविता में उन्होंने कहा है कि जो रथ के खींचने वाले लोग हैं वो सब अपने मन में सोच रहे हैं कि रथ को तो मैं खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ, और जो जगन्नाथ रथ पर बैठे हुए हैं वो हंस रहे हैं मन ही मन कि देखो कैसा मूड है कि रथ को यह सोच रहा है कि मैं खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ। रथ तो चल रहा है, अपनी स्वभाव की गति से चल रहा है, चलता रहे। इसीलिए एक बेहतर माध्यम के रूप में ही हम लोग अपने को विकसित करने की चेष्टा करें। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपनी साधना के प्रति हम ईमानदार। साधना में एक एक क्षण का उपयोग हम अपने लिए करें, क्योंकि बिना साधना के एक सक्षम माध्यम जो है हम नहीं बन सकते। क्योंकि अब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर जो है उसमें क्षमता ही नहीं रहेगी, तो कैसे रिसीव करेगा उस वाइब्रेशन। तो गुरु ट्रांसमीटर है, शिष्य रिसेप्टर है, वे रिसीव करते हैं। और इसी मानसिकता से हम लोगों को अपनी साधना के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। और असल में सबसे बड़ी चीज यही है कि जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ेंगे, हमारे मन का विस्तार होगा, हमारे मन की संकीर्णता दूर होगी, और जैसे जैसे मन का विस्तार होगा तो वैसे वैसे एक नई अनुभूति होगी। एक इस विस्तार के कारण जो हम लोग कहते हैं अकल्ट पावर, वो ऐश्वर्य की शक्ति, तो वो क्या है? वो तो मन का विस्तार है। अभी हम अपनी सीमा में किसी चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, और उसके लिए हमारी ये जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके माध्यम से ही हम करते हैं। उससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं जो हमारे इंद्रियों की क्षमता है। लेकिन जब मन का विस्तार होता है तो हमें इन इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जो अंतर की इंद्रियां हैं वे जागृत हो जाती, वे फंक्शनल हो जाती, और उस विस्तार के कारण तुम यहाँ बैठी हो और लंदन में तुम देख सकती हो, यहाँ बैठी हो अमेरिका के किसी आदमी से तुम टेलीपैथी के जरिए बात कर सकती हो। तो यह तो मन का विस्तार है। जैसे जैसे मन का विस्तार हो रहा वैसे वैसे मन के इस विस्तारित क्षेत्र में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। यही अकल्ट पावर है। ये स्वाभाविक है, कोई चमत्कारिक नहीं है।
जी दादा, धन्यवाद। थैंक यू दादा। आप जब भी आते हैं तो हम लोगों को हमेशा एक नया मोटिवेशन और एनर्जी से भर जाता है। हम लोगों का प्लेटफॉर्म, आपका सपोर्ट हम लोगों के लिए हमेशा स्ट्रेंथ की तरह होता है। हमारे बीच में वर्तिका जैन दीदी हैं। हाँ, वर्तिका दीदी से पूछ। जी हाँ, वो तो बोटनिस्ट हैं जी और कौन से पौधे जल संरक्षण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक और पते की बात, हर पौधे का अपना बड़ा गुण होता है। हमने देखा है कि पहले यहाँ उत्तर बिहार में खास करके हम लोगों के इलाके में हर ट्यूबवेल के पास और हर कुएं के पास केले के पेड़ लगे रहते। तो पहले हमको अनुमान नहीं था, हम जानते भी नहीं थे। तब एक पुराने आदमी ने हमको बताया कि केला का जो पेड़ है वो आयरन को, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उससे आयरन को बहुत खींचता है। केले में आयरन बहुत होता है, तो जिस पानी में बहुत ज्यादा आयरन होता है वहां यदि केले का पौधा लगा दिया जाए तो वो पानी से आयरन को खींच लेता है। तो वर्तिका इस संबंध में ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। जी नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी और सभी जीपीआई प्लेटफॉर्म पे जुड़े सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सॉरी मैं थोड़ा लेट जुड़ पाई बिकॉज एक और मीटिंग चल रही थी, तो मैं पहले के जो विचार व्यक्त किए गए इस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं सुन पाई। और ये जो टॉपिक दीदी आज जो लिया है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। हम लोग सब जान रहे हैं वाटर कंजर्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। और अभी भी नहीं, अगर हम जगे तो आने वाले टाइम में बहुत ही ड्रास्टिक इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा अभी जो मैं अभी दादा को जो सुन रही थी उसमें जो उन्होंने जो कुछ मेन बात जो हमें बताई वो ये है कि प्राउड जैसे कि बात हुई कि प्राउड नेक्स्ट डे आ जाएगा जैसे बाबा कह के गए हैं। तो सारी चीजें जो हैं जितनी भी बाबा ने हमें जितनी भी बातें बताई हैं और उन सब के लिए हमें प्रयास करने हैं। बिल्कुल ये तो है ही है कि हमें तो प्रयास करने ही है, परंतु मैं ये जो देख रही हूँ कि जैसा दादा कह रहे थे अभी कि ऐसा हो रहा है कि बाबा तो काम अपना करवाना है वो करवा लेते हैं। तो कई सारी जगह मैं कई एस्पेक्ट्स में देख रही हूँ कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हमें करना होगा परंतु वो हो जाता है, वो हो रहा है, हमारे सामने आंखों के सामने आ रही है वो चीज हो करके। वो मार्गी हम लोग नहीं कर रहे हैं परंतु कहीं और से वो चीज होकर के सामने आ रही है जिन्हें शायद पता भी नहीं है कि ये फिलोसफी ऑलरेडी बाबा दे के गए। तो डेफिनेटली काम होगा और क्योंकि बाबा ने कहा है तो वो चीज होनी ही है, आज नहीं तो कल डेफिनेटली इट विल हैपन। अब हमारा जहां तक प्रश्न उठता है तो हमारे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। और वाटर कंजर्वेशन की जहां तक बात है, पहले भी जो दीदी ने जो रखा था उस प्रोग्राम में मैंने काफी बातें शेयर की थी। पर आज जो मैं मुख्य बात जो बताना चाह रही हूँ, जो बाबा ने हमें कहा था कि वाटर कंजर्वेशन हमें करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रेन वाटर को एनी हाउ हमें कैच करना होगा। जहां कहीं वर्षा का जल गिर रहा है हमें उसे कोशिश करनी होगी, हमें उसे बचाना है। और उसको बचाने के लिए कई टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे मतलब सरल टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि हम अपने घर का, हमारी जो छत, हमारे घरों की छत पे जो पानी गिर रहा है उसको भी हम कंजर्व कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास के हैंडपंप में डाल सकते हैं। अगर हमारे घर में ही ट्यूबवेल लगा है तो हम उसको भी रिचार्ज कर सकते हैं। या हम हमारे घर के आसपास कोई कुआं है या बावड़ी है, स्टेपवेल है, उसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। बट बस जरा सी बात है कि अवेयरनेस हमें नहीं है। तो अवेयरनेस की लिए मैं अवेलेबल हूँ। मेरे फादर इस विषय पे काफी 20-25 साल हो गए हैं वो इसी पे काम कर रहे हैं। इवन साधना उन्हें मिली परंतु वो साधना नहीं करते हैं। अगर उन्हें क्या है, नॉन मार्गी हैं वैसा ही हम कह सकते हैं, परंतु स्टिल वो इस काम के लिए इतना डेडिकेटेड है कि एट द एज ऑफ 75 स्टिल ही इज वर्किंग सो हार्ड एंड डे एंड नाइट वो इसी के लिए काम करते हैं। और कई संस्थाओं में, स्कूलों में, पर्सनल होम में, सब जगह वो उसको लगवाने के लिए पूरा अपना गाइडेंस देते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर ऐसी जरूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस सिस्टम को आपको बताएंगे और बड़ा इजी है, ऑनलाइन गाइडेंस से हम आपको पूरा बता सकते हैं। और उसको आप अपने घर में इंस्टॉल करिए और आप देखिए कि
एक पूरी बारिश, एक सीजन की बारिश के बाद आपके जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का लेवल वो बढ़ेगा, वाटर की क्वालिटी बढ़ेगी, वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी। जो वाटर का टीडीएस बढ़ जाता है, जिसको कम करने के लिए हम लोग आरओ लगाते हैं घरों में, उसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि जो बाबा ने कहा कि कैच द रेन वाटर, इसको हमें कैच करना होगा, जहां जहां हम कर सकते हैं उसे हम करें। और सेकंड स्टेप जो जैसे अभी दादा बता रहे थे कि जो बाबा ने भी कहा है, अपना बाबा ने पूरा सिस्टमेटिक हमें प्लान दिया है कि हमें प्लांट्स को प्लांटेशन कैसा करना है। तो जितने वाटर रिजर्वर्स हैं उनके जो किनारों पे हमें प्लांट्स लगाने हैं, उसमें हमको 3 स्टेजेस में प्लांट्स को लगाना है। और उसमें पहले स्लो ग्रोथ, फिर मीडियम ग्रोथ, फिर हाई ग्रोथ, इस तरीके का दिया है। जिसमें जैसे कुछ प्लांट्स की जो बात जैसे इमली के पेड़ के लिए बताया है बाबा ने, नीम के लिए बताया है, शिमुल के लिए बताया है, और जो शीशम है उसके लिए बताया है, पाम ट्री, छोटा पाम, उसके लिए बताया है। ऐसे कई ट्रीज के लिए बाबा ने बताया है कि वो हम लोग लगाएंगे। तो वो जो वाटर रिजर्व है, जो नदी या तालाब है, उसके जो है उसके अंदर गर्मियों के सीजन में भी पानी जो है मेंटेन, उसका वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। बिकॉज ये जो प्लांट्स हैं, इनकी रूट्स जो है वो धीरे धीरे स्लोली वाटर रिलीज करती हैं, तो वो वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो हमें प्लांटेशन प्रॉपरली, प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में करना है। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को तो एनी हाउ अडॉप्ट करना ही होगा, जो हम लोग कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो घर में हम कर सकते हैं, वो आप सभी जानते हैं कि हमें पानी जो है टैप लीक कर रहा है तो लीकेज सारे हमें बंद करने हैं, और ब्रश करते समय पानी ऑन नहीं रखना है, और हमें जो फ्लश है उसमें हमें 2 वे फ्लश वाला सिस्टम करना है। ये सारी छोटी बातें तो हम सभी जानते हैं, हम फॉलो भी करते हैं, और हमारे बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि हमें करना है। बट मेजर स्टेप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत अधिक हो गया है, बहुत कम हो चुका है। और उसको बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि हम रेन वाटर वापस उसमें डालें, रिचार्ज करें उसे। हम रिचार्ज नहीं करेंगे, लेते रहेंगे, तो ग्राउंड जीरो की स्थिति हो जाएगी और बहुत दिक्कत होगी। तो बस यहाँ पे यही कह के मैं स्टॉप करूंगी। थैंक यू सो मच दीदी कि आपने मुझे एंड मोमेंट पे भी ज्वाइन करने दिया। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच वर्तिका दीदी। हम लोग आपका बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे, इसलिए हम लोग ऑब्लाइज हैं कि आप आ गए समय पर। मीरा दीदी, अगर आप प्रेजेंट हैं तो। जी दीदी, एक्चुअली अगर किन्हीं को भी जैसा कि वर्तिका दीदी ने बताई कि किसी को भी अगर हेल्प चाहिए, अगर कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो दीदी का गाइडलाइंस हमेशा ही रहता है। और वो हम लोगों के बीच में हेल्प चाहिए तो दीदी का नंबर भी हमारे पास है, और मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं उनके तक कन्वे कर सकती हूँ। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम रेन वाटर को, और उसका पूरा सिस्टम दीदी पहले भी हम लोगों को बता चुकी हैं कि किस तरीके से उसका करेंगे, और बहुत ही लो कॉस्ट में ये किया जा सकता है। बहुत ही, आई थिंक 5,000, मैक्सिमम 10,000, आई थिंक। वर्तिका दीदी? जी दीदी, इसकी नॉर्मल एक फिल्टर इसमें यूज हम करते हैं। जैसे कई जगह पे जरूरत नहीं पड़ती, पर कई जगह में करना पड़ता है फिल्टर यूज। तो फिल्टर की कॉस्ट अराउंड 5,000 आती है। और बाकी जो सारी कॉस्ट है वो पाइप्स की आती है। जो पाइप हम लोग घरों की छतों से जो नीचे उतारेंगे, तो वो उस पाइप की, और वॉल्स उसमें लगते हैं, तो वॉल की कॉस्ट है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 15,000 आप मान लीजिए कि इसके अंदर मैक्सिमम आपका सारा काम हो जाएगा। और ये वन टाइम है इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस ऑलमोस्ट समझ लीजिए, और लॉन्ग टर्म चलेगा। और हर बारिश में आप लोग उसको ऑन कर दीजिए, वो आपका ऑटोमेटिक पानी रिचार्ज उसमें होता रहेगा। थैंक यू दीदी, हम लोगों को गाइड करने के लिए। अगर किसी को कुछ और गाइडलाइन लेना होगा, जैसे आपने जो बोला कि इसके लिए जो भी मशीन या फिर यूज होता है, तो उसका पूरा डिटेल के लिए हम लोग आपसे कांटेक्ट, या फिर कुछ चीजें हैं जो कि आपने अपने आर्टिकल भी दिया है, हम लोग अपने मैगजीन में डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ हम लोग इसको एडवर्टाइज भी करें, सो दैट उस मैगजीन के थ्रू ये मैगजीन लोगों तक जाएगा और लोग इसको पढ़ें और इस पर विचार करें और काम करने का प्लान करें। तो वर्तिका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रियली मैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप जरूर आइए, और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से उनका कहीं और मीटिंग था, उसके बावजूद वो हम लोगों के बीच में आई और हम लोगों को गाइडलाइन की। प्रद्युम्न नारायण दादा भी हम लोगों को हेल्प किए।
इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। कोई और अगर पूनम दीदी अगर बोलना चाहते हैं तो उनको इनवाइट करेंगे, अदरवाइज आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ऑलरेडी 9:30 हो गया है। नेक्स्ट डे अगेन हम लोग लेंगे। या दीदी प्रभा अग्रवाल दीदी हैंड रेज की हुई है, वो कुछ कहना चाहती हैं? दीदी अगर आप कुछ बस कहना एक चाहती छोटा सा शॉर्ट में ये बोलती हूँ मैं कि जैसे हम वाटर को कंजर्व भी कर रहे हैं, प्रिजर्व भी कर रहे हैं, और जो हमारे घर का वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे नहाने में, बाकी के पोछे में और सब चीजों में, तो हम लेस केमिकल्स यूज करें। नींबू, विनेगर, हमारे जैसे घर में संतरे का छिलका है, उसको अगर हम सुखा के उसको हम पीस लें और उसमें थोड़ा सा दही और हल्दी मिला के उसी से नहाएं, तो फिर हम जो केमिकल्स होते हैं साबुन में, शैम्पूज में, उससे हम पानी को प्रदूषित करने से बचा सकते हैं। सो दैट ऑल्सो विल बी अ गुड वे टू help chemicals not to go into the water. So this is what I was just about to say. Thank you. Namaskar. Thank you so much दीदी। तो पूनम दीदी इसी के साथ आज का हम लोग सेशन को आप कुछ इस टॉपिक को कंक्लूड कीजिए, और फिर अगर होगी रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस टॉपिक को दोबारा लेंगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि हम कैसे घर में जो फ्रूट के छिलके होते हैं, और इसका हम लोग एक यूएसए में दीदी हैं, उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई थी कि जैसे बर्तन को वॉश करने के लिए उसको मतलब हम लोग एक किसी मतलब पानी में डाल करके रखते हैं, और वो एक तैयार होता है, जो वाटर जो तैयार होता है उससे यूटेंसिल क्लीन करने और अदर क्लीनिंग के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो उस तरह के पॉइंट्स भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में रखेंगे इसी से रिलेटेड। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इसमें है कि सिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, टैंक इरिगेशन एंड स्मॉल स्केल रिवर प्रोजेक्ट के बारे में हमारे प्रावधान है। आप लोग इसको जरूर पढ़ें, इससे अवेयर हो। और जो लास्ट मैसेज जो सबसे नीचे में इसमें दिया गया है, मैं सिर्फ उसी मैसेज को पढ़ूंगी। यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ द स्फीयर ऑफ नॉलेज, द स्पैन ऑफ नॉलेज एंड द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज स्टार्ट्स विद द सेल्फ। Humanity is waiting for you. You know what you are and what the world expects from you. You have to solve all the problems in the world today. You should prepare detailed plans and programs and act accordingly. You must be the vanguard. ये हमारे गुरुदेव के शब्द हैं, और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ सभी इस बात को समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई इसका वैनगार्ड नहीं हो सकता, इसलिए हम ही लोग इसको खुद से शुरुआत करें। और इन शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को कंक्लूड करना चाहती हूँ। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। भावना दीदी आप नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ें और आगे भी जुड़ते रहें। आप अपना अगर नंबर शेयर करेंगी तो हम लोग आपको अपने जीपीएफ ग्रुप में ऐड करेंगे, सो दैट आपको पता चल जाए। और एक मीरा दी, और ये अपना सैटरडे को भी एक फोरम होता है यूपीआईएफ का, उसके बारे में भी लोगों को बताएं। जी, कमिंग सैटरडे को हम लोगों का यूपीआई फोरम होता है। उसमें भी मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब जुड़े, क्योंकि दादा लोग करते हैं और हम लोगों का कंबाइंड एफर्ट है कि हम इस चीज के प्रति जागरूक हों और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। और उसमें अगर हम लोग सब जितना ज्यादा जानेंगे, आप अपने आसपास के फ्रेंड्स को बताएंगे, तो कमिंग सैटरडे को अगेन आप लोग जुड़े। इस लिंक शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के बीच में।
और इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के साथ रूबरू होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। संगीता जायसवाल दीदी थोड़ा लेट जुड़ी हैं तो उनका प्रभात संगीत हम लोग मिस कर देते हैं, कर दिया आज। अगर पहले जुड़ी होती तो फिर भी दीदी एक पैरा कोई प्रभात संगीत अगर हम लोगों को सुनाएंगी तो बहुत ये रहेगा। और इसी संगीता दीदी के प्रभात संगीत के साथ ही आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। जी दीदी गाती। নববর্ষ এলো আজি, নববর্ষ এলো আজি, সবারে আনন্দ দিতে, সবারে আনন্দ দিতে, ফুলে ফুলে পাতায় রোসে, ফুলে ফলে পাতায় রোসে, সুরভিতে মন মাতাতে, সুরভিতে মন মাতাতে, সবারে আনন্দে দিতে। যারা চলে গেছে দূরে, যারা চলে গেছে দূরে, দূর হতে আরো দূরে, দূর হতে আরো দূরে, তারা আজও বেঁচে আছে, তারা আজও বেঁচে আছে, সুরেরই সুধা ঝোঁকারে, তাদের আশিস সুরে শোতে, আজি তাদের আশিস সুরে শোতে, প্রেরণা দিক চলার পথে, প্রেরণা দিক চলার পথে, সবারে আনন্দ দিতে। নববর্ষ এলো আজি, নববর্ষ এলো আজি, নববর্ষ এলো আজি। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। थैंक यू सो मच। इतना मधुर प्रभात संगीत के साथ ही आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे, इसी टॉपिक को और आगे हम लोग ब्रीफ में जानेंगे और कैसे हम लोग केमिकल फ्री लाइफ बनाए। हम अब अगले पॉइंट पे उस पे आएंगे और अगला सेशन में आप लोग सबको जरूर हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जुड़े और आप लोग जाने कि कैसे केमिकल फ्री हम लोग अपने लाइफ को बनाए। नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को नमस्ते मेरा, धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप जुड़े हैं और आपके आसपास और भी अगर कोई फ्रेंड है या कोई अगर जुड़ना चाहते हैं, ये ओपन फोरम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचानी हमारा ध्येय है। हम लोग चाहते हैं कि एक सुंदर समाज, केमिकल फ्री समाज और ऐसा समाज हो जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं कि रामराज था, रामराज था नहीं, रामराज होगा अगर हम लोग सब जागरूक होंगे तो। नमस्कार। नमस्कार दादा। नमस्कार। हम लोगों को आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग हमें हमेशा चाहिए। आप हम लोगों के साथ जुड़ते रहें। ठीक।